नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से है, जहां मेरठ में पुलिस प्रशासन ने नमाज को लेकर सख्त आदेश दिया है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत अब नहीं होगी। इसे लेकर सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी खरीदना अब और महंगा होने वाला है। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद से रायपुर जिले में एक बार फिर रेत का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। जिले के आरंग और अबनपुर क्षेत्र में कई खदानों में खनिज और पर्यावरण विभाग से अनुमति लिए बिना रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पहली खबर की। जिस तरह से बात की जाए, सड़क पर नमाज और लाइसेंस पासपोर्ट पर अब गाज गिरने वाली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, यानी कि ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां अलविदा जुम्मे की नमाज के मद्देनजर सख्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। संभल में अलविदा जुम्मा की नमाज पर अलर्ट है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों, छतों, खुली जगहों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। सरकार और प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि ईद की नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए। संभल, बलिया, मेरठ में पुलिस ने अलग से एडवाइजरी जारी कर दी है। मेरठ पुलिस ने कहा कि किसी भी स्थिति में सड़क पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पासपोर्ट जब्त किए जाएंगे, लाइसेंस रद्द होगा। संभल में सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन की तरफ से लगाई गई इस रोक पर सियासत तेज हो चुकी है। विपक्ष के साथ साथ सरकार में मंत्री और एनडीए सहयोगी जयंत चौधरी ने भी मेरठ पुलिस के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी पुलिस के इस आदेश की तुलना आरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से कर दी। उनकी इस पोस्ट को लेकर अब पूरी तरह से चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं। तो रमजान का आखिरी महीना जुमा यानी अलविदा जुमा, और क्या कुछ हो रहा है इस पर चलिए आपको बयानों की प्रतिक्रिया भी सुनाते हैं। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं, सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आने समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। देखिए, क्रिमिनल अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई भी उनका क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। किसी धर्म पर पाबंदी लगाना, मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये अलविदा की नमाज जो ईद के पहले हो रही है, कोई नई नहीं है। ये तो सदियों से त्योहार मनाया जाता है, अलविदा की नमाज होता है, तो उस पर किसी प्रकार की पाबंदी लगाना ये संविधान के प्रिम्बिल में, जिसमें है उपासना के अधिकार में, उस पर उचित नहीं है। तो उचित नहीं है, संविधान के खिलाफ है, इस तरह की बातें अब प्रतिक्रियाओं में सामने आ रही। वहीं किसी भी हाल में सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। रोक के बावजूद किसी ने सड़क पर नमाज अदा करने का अगर प्रयास किया तो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। साथ ही उसका पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी इस आदेश से नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना आरवेलियन 1984 पुलिस से की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर बाकायदा टिप्पणी की है और अंग्रेजी में लिखा है पुलिसिंग टुवर्ड्स आरवेलियन 1984। और इस तरह की बातें मेरठ में भी 164 ईदगाह हैं, 515 मस्जिद में अलविदा जुमा और इसके बाद ईद पर नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को बाकायदा शांति समिति की बैठक कराने का आदेश दिया गया है। संवेदनशील जो स्थान है वहां पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। खुफिया विभाग की टीम इनपुट पूरी तरह से जुटा रही है। इसके साथ ही संवेदनशील जो स्थान है वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। निगरानी और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। शाहीदगाह में साफ सफाई और सुरक्षा के लिए अलग से टीम बनाई गई। यानी मेरठ जिले के 4 जिले मेरठ, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर में अलविदा जुमा और ईद को लेकर अधिकारियों ने चौकसी बढ़ाने का आदेश दिया है।
4 जिलों में 471 ईदगाह, 1370 मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। चारों ही जिलों में 205 संवेदनशील स्पॉट चिन्हित कर दिए गए हैं। 23 जोन है, 79 सेक्टर हैं और हर जोन का जिम्मा सीओ मैजिस्ट्रेट का होगा। तो सेक्टर में थाना प्रभारी निगरानी करेंगे। 64 QRT बनाए गए हैं। पूरी तरह से क्लस्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है। पुलिस को बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट के साथ ड्यूटी में रहने का आदेश भी दिया गया है। तो अलविदा जुम्मा और ईद को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, सक्रिय है और पुलिस संवेदनशील जगहों पर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है। तो फ्लैग मार्च भी किया गया और साफ तौर पर यह संदेश भी दिया गया है कि किसी भी हाल में सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी और अगर किसी ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही साथ लाइसेंस भी जब्त किया जाएगा। तो ईद को लेकर शहर काजी ने भी डीएम से मुलाकात की और ईद उल फितर की नमाज के वक्त को लेकर चर्चा की गई है। शहर काजी की मौजूदगी में ईदगाह में ईद की नमाज का जो समय है वो भी मुकर्रर किया गया है। वहीं ईद उल फितर पर ईदगाहों और मस्जिदों की सुरक्षा, सफाई, बिजली, पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर अब कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। तो शहर काजी ने हालांकि ये कहा है कि भाईचारे और सौहार्द के साथ ही ईद का जो त्योहार है वो मनाएं और लोगों से ये अपील भी की है कि मस्जिद और ईदगाह से हमेशा अमन का संदेश ही जाता रहा है। तो सड़क पर नमाज पढ़ी तो रद्द हो सकता है पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस। मेरठ पुलिस ने चेतावनी जारी कर दी है। सख्ती से इस कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और नामित ईदगाहों में ही सिर्फ और सिर्फ ईद की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को सड़क पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। तो पिछले साल भी कुछ लोगों ने निर्देशों का उल्लंघन किया था, सड़कों पर प्रार्थना की थी और इस पूरे मामले में 80 से ज्यादा लोगों पर FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने की तैयारी में प्रशासन है। पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया है जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वाले लोगों के पासपोर्ट और लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं तो उसके पासपोर्ट और लाइसेंस को रद्द भी किया जाएगा। अदालत से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC बिना नया पासपोर्ट प्राप्त करना इसके बाद मुश्किल होगा और ऐसे में दस्तावेज जब तक जब्त रहेंगे तब तक किसी भी व्यक्ति को अदालत से बरी वो नहीं हो सकता। तो कई तरह के दिशा निर्देश और कई तरह की गाइडलाइन सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बन रही हैं जब आने वाले समय में ईद है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। तौकीर, क्या तस्वीरें, क्योंकि अगर हम देखें तो एक तरफ तो ईद है, उसकी तैयारियां हैं, लगातार प्रशासन सख्त है और दूसरी तरफ बड़ा जो है वो चेतावनी एक तरह से दे दी गई है कि नमाज आप सड़क पर अदा नहीं कर सकते। देखिए, इसको लेकर आज काफी क्योंकि कई लोगों ने इस पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सौगात एक तरफ बांटी जा रही है। करीब 32 लाख ऐसे परिवार जिनको मोदी सौगात दी जा रही है, यानी कि मुस्लिम्स हैं उनको अपने करीब लाने की कवायद है। भाजपा अपने अल्पसंख्यक जो मोर्चा है इनका, उनके माध्यम से भाजपा के साथ कनेक्ट करने की बातें करती है। लेकिन इसी बीच उनके कुछ और ऐसे राज्य हैं, चाहे हरियाणा की बात की जाए जहां पर ईद की छुट्टी रद्द कर दी गई, फिर इसके अलावा संभल जो लगातार चर्चाओं में, उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर यह कहा गया कि छतों पर नमाज नहीं होगी। जो ईद की नमाज है, अलविदा की नमाज है और इसके अलावा बकरीद, यानी कि 3 ऐसी नमाजें हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग ईदगाह जाते हैं और वहां की वजह से लोग सड़कों तक भी आ जाते हैं। इसको लेकर कहा गया कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। लेकिन इसको लेकर जो जयंत चौधरी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में भी सहयोग है उनका सरकार के साथ, उनकी प्रतिक्रिया सबसे पहले आई। उन्होंने कहा कि इस तरह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह, उन्होंने भी इसका कटाक्ष किया है, सोशल मीडिया पे लंबी चौड़ी पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कांवड़ यात्रा निकल सकती है, यहाँ पर भंडारे हो सकते हैं दिन भर, कथाएं हो सकती हैं सड़कों पर, तो सिर्फ 3 ऐसी नमाजें क्यों नहीं हो सकती।
इसी तरह से जो एक्स डीजीपी हैं विक्रम सिंह, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि इस तरह के जो फरमान है, जो पुलिस के अधिकारी जो अलगाव पैदा कर रहे हैं, मेरठ खासकर जो इस फरमान जारी किया गया, वही मेरठ सबसे ज्यादा कांवड़ यात्रियों के लिए भी जाना जाता है। वहां पर कैंप लगाए जाते हैं, सड़कों पर कैंप लगते हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, तो फिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? क्योंकि पुलिस और प्रशासन क्या अलगाव पैदा कर रही है? जब आम लोगों को इससे दिक्कत नहीं है तो फिर इस तरह के विवाद क्यों खड़े किए जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर जानकारी के लिए। लेकिन अब क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन पूरी तरह से अगर देखें तो अब चर्चाएं जो है वो तेज है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो जाएंगे, यानी कि सख्ती तो दिखा रही है प्रशासन पूरी तरह से, और केस दर्ज होगा और मामला अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट तक पहुंचेगा। चलिए दूसरी खबर का रुख करेंगे। महंगी होगी अब प्रॉपर्टी, देखना होगा क्या कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी को लेकर, यानी राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल से अगर प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो वो महंगी हो जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति ने कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत शहर की 1283 लोकेशनों पर जमीन और प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आपत्तियों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद भी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की कलेक्टर गाइडलाइन पर जमीनों की प्रस्तावित दरों में बड़ा बदलाव नहीं किया गया। फाइनल बैठक में गुरुवार को औसतन वृद्धि 18% से घटाई गई है, यानी कि 14% इसे कर दी गई है। सिर्फ 4% की औसतन कटौती है, ये भी पिछले साल के मुकाबले दुगनी है। लगातार बढ़ोतरी का विरोध कर रहे जनप्रतिनिधियों ने हालांकि इसे गलत बताया है। उनका ये कहना है कि कलेक्टर गाइडलाइन को बढ़ाना ही नहीं चाहिए। तो महंगी होने जा रही है मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी। ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कई ऐसी प्राइम लोकेशन है जहां पर कई तरह की गाइडलाइन का पालन करना होगा। 1283 ऐसी लोकेशन है जहां पर 14% तक इसे बढ़ाया गया है। केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी को यह प्रस्ताव भेज भी दिया गया है। तो भोपाल समेत 12 ऐसे जिले जहां पिछले 5 साल के आंकड़े दिखाकर गाइडलाइन पूरी तरह से फाइनल कर दी गई है। मीटिंग हाल ही में हुई थी मूल्यांकन समिति की और इसमें 55 से अधिक दावा आपत्तियों पर चर्चा हुई। हालांकि कुछ आपत्तियां आई हैं जिस पर थोड़ा बदलाव किया गया है और इसके बाद जो गाइडलाइन है वो फाइनल भी कर दी गई है। इसके बाद उसे केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी को भेजा गया है। अब मीटिंग में भोपाल, अशोकनगर, बालाघाट, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, यानी पिछले 5 साल का डेटा इसमें दिखाया गया है और जिसमें गाइडलाइन वृद्धि से कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या जानकारी इस प्रॉपर्टी को लेकर, क्योंकि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो अब उससे महंगा एक तरह का सौदा हो जाएगा। अनुराग, आप तक आवाज पहुंच रही? तो अनुराग से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा होने जा रहा है। सरकारी जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। हालांकि सुझावों पर निर्णय भी लिया जा रहा है। 55 सुझाव आए हैं जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष, जिस पर विचार हुआ और फिर 11 सुझावों को पूरी तरह से मान्य भी किया गया है। 7 सुझावों को आंशिक रूप से मान्य किया गया है। 37 सुझाव और तथ्यात्मक न होने से उसे अमान्य भी कर दिया गया है। कई फैसले लिए गए इस बैठक में, जिस तरह से केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के माध्यम से यदि कोई संपत्ति 1 साल के अंदर विक्रय की जाती है तो उसे देय मुद्रांक शुल्क पर छूट का प्रावधान निर्धारित किए जाने संबंधी लेख किया जाए। और अनुराग, आप तक आवाज पहुंच रही? जी बिल्कुल। अनुराग, क्या कुछ जानकारी, जिस तरह से 1 अप्रैल से अब नए दाम लागू होने जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल 1 अप्रैल से जो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, खासतौर पे भोपाल की बात करें, सरकारी जमीनों पे रेट बढ़ा दिए गए हैं और रेट जो है 18% बढ़ाने का प्रस्ताव था। हालांकि स्थानीय विधायकों की आपत्ति के बाद 14% तक के ये दरें बढ़ाई गई हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रेट होशंगाबाद रोड पे बढ़े हैं, जो सबसे व्यस्तम इलाका और जहां कुछ कमर्शियल डेवलपमेंट ज्यादा हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोलार रोड पे दूसरे नंबर पे जो है जमीनों के दाम बढ़े हैं। पर निश्चित रूप से इसका सीधा प्रभाव एक कहीं ना कहीं भोपाल वासियों पे पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल जिस तरह से ये दरें बढ़ रही है उसके लिए कोई भी समर्थन नहीं कर रहा था, ना ही अगर हम बात करें रियल एस्टेट और ना ही जनप्रतिनिधि और ना ही आम जन। बावजूद इसके एक बहुत बड़ी मतलब 14%
बहुत बड़ी दर होती है जिसमें रद्दी की गई है, और निश्चित रूप से इससे एक बड़ा असर कम से कम आम आदमी के उस सपने पे पड़ने वाला है जो अपने खुद के आशियाने का सपना देखता है। जी बिल्कुल अनुराग, और लेकिन कहीं ना कहीं कई आपत्तियां भी आई थी, कई सुझाव भी इसे लेकर आए थे, तो क्या उसे मान्य दिया किया गया है? देखिए, आपत्तियां और सुझाव अधिकांश दरकिनार कर दिए गए हैं, एक तरफा दरकिनार कर दिए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर इस पे हम ध्यान दें तो जहां पर बिल्डर्स ऑलरेडी अपनी जमीन खरीद चुका है वहां के रेट्स बढ़ाए गए हैं ताकि बिल्डर्स को सहूलियत हो और आम आदमी के लिए परेशानी बढ़े। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जो आपत्ति थी वो काफी वाजिब थी, उसको भी उतना ध्यान नहीं दिया गया ये पूरी दरें बढ़ाते समय। और अब चूंकि जो ये फाइनल प्रपोजल भेज दिया गया है, यानी कि 1 अप्रैल से ये दरें 14% रद्दी की लागू हो जाएंगी। जी तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रॉपर्टी खरीदना अब महंगा होगा मध्य प्रदेश में, यानी कि भोपाल में कई ऐसी जगह हैं, प्राइम लोकेशन है, कहीं 5% है तो कहीं 300% तक जमीनों के जो भाव हैं वो बढ़ने वाले हैं। और चलिए बात रेत का खेल कब कसेगी नकेल, यानी कि छत्तीसगढ़ की जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद से रायपुर जिले में एक बार फिर रेत का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जिले के आरंग और अभनपुर क्षेत्र में कई खदानों में खनिज पर्यावरण विभाग से अनुमति लिए बिना रेत का उत्खनन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहीं उत्खनन के बाद रेत को हाईवा में मशीनों से लोड कराकर बिना रॉयल्टी काटे रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों के साथ दूसरे जिलों में भेजा जा रहा है। इससे प्रशासन को हर दिन करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। इधर विभागीय अधिकारियों का दावा है कि अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए लगातार निरीक्षण किया जाता है, लेकिन हकीकत में कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति होती है, जिसके कारण रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। रायपुर जिले में 13 खदानों को ठेके पर दिया गया। इसमें से 8 खदानों को राज्य पर्यावरण विभाग से उत्खनन की अनुमति मिली, वहीं 5 खदानों को अब तक अनुमति नहीं मिल पाई है। इसके बाद ही सभी खदानों में रेत का उत्खनन किया जा रहा है और जिन खदानों को अनुमति नहीं मिल पाई है उनमें ज्यादातर आरंग क्षेत्र के हैं। हालांकि अब कलेक्टर ने गुरुवार को खनिज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। तो रेत का खेल और कब कसेगी नकेल, इस पर लगातार सियासत है। नगरीय निकाय चुनाव हो गया, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और एक बार फिर से रेत का जो अवैध कारोबार है वो फल फूल रहा है। आरंग अभनपुर क्षेत्र में तो कई खदानों में खनिज और पर्यावरण विभाग से अनुमति ली ही नहीं जाती है और इसके बाद ही यहां पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। हाईवा में मशीनों से बकायदा लोड होते हैं बिना रॉयल्टी काटे। रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिलों में इस तरह से इसे भेजा जा रहा है, यानी प्रशासन को हर दिन करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपयों का नुकसान भी हो रहा है। और इधर विभागीय अधिकारी ये कहते हैं कि अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए तो लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। हकीकत में विभागीय टीम द्वारा अब तक सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। और रायपुर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण लेखवानी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी, क्योंकि एक तरफ तो जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं, दूसरी तरफ महज खानापूर्ति अधिकारी करते हैं कि निरीक्षण तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वाकई? मैम देखिए, निरीक्षण तो करते हैं लोग, लेकिन वो खानापूर्ति रहता है निरीक्षण करना। इनका खदानों में जाते नहीं है टीम, जहाँ खनन हो रहा है वहाँ तो टीम जाती ही नहीं है। सड़कों पे इन लोग जाते हैं जहाँ 2-4 ट्रक इन लोग पकड़ते हैं और फिर उसको भी छोड़ दिया जाता है चालान लेके खानापूर्ति करते हुए। तो ऐसे में ट्रक के न मालिकों के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है, न जो खनन करवा रहे हैं ठेकेदार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लक्ष्मण, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि कलेक्टर ने भी हाल ही में मीटिंग की थी, बैठक की थी, अवैध उत्खनन परिवहन को रोकने के लिए लगातार कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए थे। क्या वो दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन हो रहा है? कलेक्टर जरूर बैठक में निर्देश देते हैं, लेकिन इसका कहीं पालन नहीं किया जा रहा है उनके निर्देशों का। तो पालन नहीं किया जी? नहीं, कहीं पालन नहीं किया जा रहा है। टीम जरूर जा रही है, दावा करती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, गाड़ियां भी पकड़ने का लोग दावा करते हैं कि गाड़ी भी लगातार हम कार्रवाई कर रहे, जुर्माना वसूल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक गाड़ी को 2-2, 3-3 बार लोग पकड़ चुके हैं, एक ही नंबर की गाड़ी को। उसके बावजूद खनन जारी है। जब ये गाड़ियों को पकड़ते हैं तो कहाँ ले जाते हैं और फिर क्या कुछ होता है उसके बाद?
ये थाने में ले जाके खड़ी कर देते हैं गाड़ियों को पकड़ने के बाद। उसके बाद 25,000 का चालान करके गाड़ियां छोड़ देते हैं। उसके बाद वो गाड़ी फिर से उसी खनन में संलिप्त हो जाती हैं जहाँ चल रहा है इनका खनन। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ना, उससे तो यही साबित लग रहा है कि नीचे से ऊपर तक के सब कागजात है इनका, क्योंकि इसमें कोई बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। एक भी वो माफिया है जो रेत माफिया, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई कहीं भी जिले में। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बिना रॉयल्टी पर्ची काटे दूसरे जिलों में गाड़ियां अवैध तरीके से भेजी जा रही हैं। सबसे ज्यादा स्थितियां खराब है तो वो आरंग और अभनपुर क्षेत्र में है, जहां बिना अनुमति खदानों में अवैध रेत का खनन चल रहा है। और चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप बैंकॉक तक महसूस किया गया है। इसके झटके महसूस किए गए। फ्लाईओवर ढह गया है, बाहर लोग भागने लगे। भूकंप के तेज झटके आए हैं। कांपी म्यांमार की धरती कांप रही। बैंकॉक तक असर। म्यांमार में शुक्रवार को 2 जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती पूरी तरह से हिल गई। ये झटके इतने जबरदस्त थे, जोरदार थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसे महसूस किया गया है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। देखिए किस तरह से बिल्डिंग भरभरा कर नीचे गिर जाती है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और इसका केंद्र मंडाले शहर के पास स्थित था। भूकंप के झटकों का असर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक महसूस हुआ। देखिए अफरा तफरी मच गई जिस तरह से अचानक धरती हिलने लगी और एक इमारत पूरी तरह से भरभरा कर नीचे गिर गई। निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर ढह गया। वहीं सैकड़ों लोग घबराकर इमारतों से बाहर निकलकर भागने लगे। तो एक खतरनाक भूकंप जिसकी तीव्रता 7.7 बताई गई है। थाईलैंड से 43 लोगों के मरने की भी आशंका सामने आई है और कई तरह की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। बैंकॉक में इमारत गिरने से 43 से ज्यादा लोग लापता भी हो गए। भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए गए हैं। 12 बजे के करीब शुक्रवार को इस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए अचानक और बैंकॉक तक इसकी जो गूंज है वो सुनाई देने लगी। घरों की खिड़कियां और पंखों से लेकर ट्यूबलाइट तक हिलने तक की तस्वीरें सामने आने लगी और झटके पड़ोसी देश यानी कि बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड तक यानी कि भारत में भी कि कहीं कहीं झटके महसूस किए गए हैं। तो निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारतें पूरी तरह से ढह गई। ये तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि किस तरह से हालात यहां पर बने होंगे। तो 2 तस्वीरें देखिए और भयावहता का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हालांकि थाई प्रधानमंत्री ने शक्तिशाली भूकंप के बाद तत्काल आपात बैठक भी बुलाई है और भूकंप के बाद उन्होंने दक्षिणी द्वीप फुकेत की अपनी आधिकारिक यात्रा को भी रोक दिया है। तो 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 लगातार भूकंप के झटके इस जगह पर महसूस किए गए हैं। इसका असर राजधानी बैंकॉक यानी कि थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वहां तक उसके झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार के मांडले में फेमस अवा ब्रिज, जहां भीषण भूकंप से तबाही मच गई, इरावती नदी में वो गिर गया और इस भूकंप ने काफी तबाही भी मचाई। ये देखिए तस्वीरें, लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर से उधर भागने लगे, दौड़ने लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।